सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि मोटरवे ज्यादती केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुजरिमों को सजाए मौत सुना दी। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद मोटरवे ज्यादती केस का फैसला 18 मार्च को महफूज किया था, जो आज सुनाया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने कैंप जेल लाहौर में मोटरवे ज्यादती केस का फैसला सुनाया। केस के चलान में कुल 35 गवाहों के बयान शामिल किए गए। 200 सफहात पर मुश्तमिल चालान चंद रोज कबल पेश किया गया था। अदालत ने दोनों मुजरिम आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत सुना दी है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें कि मुलजिम को सजाए मौत सुना दी गई है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे टीवी टुडे अली तारिक। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी अली तारिक, बताइएगा कि मुलजिमान को फांसी की सजा सुना दी गई है। मोटरवे ज्यादती केस का महफूज फैसला जो था वो सुना दिया गया है। मुलजमान को सजाए मौत की सजा सुना दी गई है। इंसदादे दहशतगर्दी के जज अरशद हुसैन भट्टा ने फैसला सुनाया है। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 40 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए थे, जबकि मुलजमान आबिद मली और शफकत का DNA जो है जाए वकुआ से मैच कर चुका था। मोटरवे ज्यादती केस में मुलजमान के खिलाफ मुकदमे में 365A, 376/2, 337F1, 440 की दफात जो है शामिल की गई थी। गुज़िश्ता साल 2020 9 और 10 सितंबर की दरमियानी शब जो है मोटरवे का पर यह वाकया पेश आया था। दो मुलजमान आबिद मली और शफकत ने मोटरवे पर खतून को उसके बच्चों के सामने ज्यादती का जो है वो निशाना बनाया था। सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस में मेडिकल टेस्ट में खतून से ज्यादती जो है वो साबित हुई थी। मुलजिम शफकत जो है उर्फ बग्गा को दीपालपुर से, जबकि मुलजिम आबिद मली को उसके करीबी अजीजी के घर से मांगा मंडी से जो है गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम शफकत बग्गा 14 सितंबर को गिरफ्तार हुआ था, जबकि आबिद मली जो है 12 अक्टूबर को गिरफ्तार हुआ था। अदालत की जानिब से दोनों मुलजमान को जी बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। मुलजिमान को सजाए मौत सुना दी गई है। मोटरवे ज्यादती केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुजरिमों को सजाए मौत सुना दी है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद मोटरवे ज्यादती केस का फैसला 18 मार्च को महफूज किया था, जो आज सुना दिया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने कैंप जेल लाहौर में मोटरवे ज्यादती केस का फैसला सुनाया। केस के चलान में कुल 35 गवाहों के बयान शामिल किए गए थे। 200 सफहात पर मुश्तमिल चालान चंद रोज कबल पेश किया गया था। अदालत ने दोनों मुजरिम आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत सुना दी है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें कि अदालत ने दोनों मुलजिमों को सजाए मौत सुना दी गई है। मोटरवे ज्यादती केस का मामला है जिसमें इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुजरिमों को सजाए मौत सुना दी है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद मोटरवे ज्यादती केस में सजाए मौत सुना दी गई है। इसी हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं अदनान ख्वाजा, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी अदनान ख्वाजा, बताइएगा कि अदालत ने क्या कवानीन सामने रखे हैं। जी 9 और 10 सितंबर 2020 सितंबर की दरमियानी शब मोटरवे पर एक वाकया पेश आया था, जहां पर दो मुलजिमान जिन्होंने डकैती की नीयत से वहां पर गए और वहां पर एक खातून को उसके बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बना दिया। इस केस के हवाले से मोटरवे ज्यादती केस का जो केस है, इसके हवाले से इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 18 मार्च को फैसला महफूज कर लिया था और आज उन्होंने कैंप जेल लाहौर में इस फैसले को सुना दिया। मुजरिमों को सजाए मौत की सजा जो है वो जिना के केस में, रेप केस में सुनाई गई है, जबकि इसके अलावा दोनों मुलजिमों को दफा 365A में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि डकैती की दफा के तहत दोनों मुलजिमान को 14 साल की सजा सुनाई गई है और इसके अलावा दफा 440 के तहत दोनों मुलजिमान को 5 साल की कैद सुनाई गई है। दोनों मुजरिमों को जो है पुलिस ने लाहौर के और दीगर इलाकों से यहाँ पर छापे मार कर गिरफ्तार किया था और दोनों मुलजिमों को जाए वकुआ से मिलने वाले DNA सैंपल्स की मदद से जो है पुलिस ने ट्रेस किया था और इसकी मदद से इनको गिरफ्तार किया था। और उसके बाद खातून ने इससे पहले भी पुलिस के पास जाकर भी इन दोनों मुजरिमों की शिनाख्त करवा दी और अब 18 मार्च को जब अदालत ने इस केस का फैसला महफूज किया, उस वक्त भी दोनों मुलजिमों की शिनाख्त जो है खातून और उसके बच्चों की जानिब से भी की गई थी। इस केस में काफी ज्यादा जो है वो काम किया गया और 40 गवाहों के बयानात भी जो है वो लिए गए थे। इसके अलावा आबिद मलवी और
शफकत जो है, इन दोनों को दीपालपुर और मांगा मंडी के इलाकों से गिरफ्तार किया गया था और इन दोनों मुलजिमान के से जो पिस्टल और दीगर चीजें जो बरामद हुई थी उनको भी सबूतों के तौर पर जो है वो अदालत के सामने पेश किया गया था और अब इस केस का फैसला आज सुना दिया गया और दोनों मुजरिमों को जो है वो सजाए मौत सुना दी गई और इसके अलावा इनको दीगर दफात के तहत एक एक बार उम्र कैद की सजा और 14-14 साल की उम्र कैद की सजा जो है वो भी सुनाई गई है। अब इन दोनों मुलजिमों को कैंप जेल लाहौर में ही जो है वहीं पर ही इनके केस का फैसला सुनाया गया और दोनों मुजरिम कैंप जेल लाहौर में हैं। जी बहुत शुक्रिया अदनान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मोटरवे ज्यादती केस का मामला है जिसमें इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुजरिमों को सजाए मौत सुना दी गई है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद मोटरवे ज्यादती केस का फैसला 18 मार्च को महफूज किया था जो आज सुनाया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने कैंप जेल लाहौर में मोटरवे ज्यादती केस का फैसला सुनाया। केस के चलान में कुल 35 गवाहों के बयान शामिल किए गए थे। 200 सफ़हात पर मुश्तमिल चालान चंद रोज कबल पेश किया गया था। अदालत ने दोनों मुजरिम आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत सुना दी है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि दोनों मुलजिम को सजाए मौत सुना दी गई है। मुजरिमों को सजाए मौत सुना दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद मोटरवे ज्यादती केस का फैसला 18 मार्च को महफूज किया था जो आज सुनाया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने कैंप जेल लाहौर में मोटरवे ज्यादती केस का फैसला सुनाया। केस के कुल चालान 35 गवाहों के बयान शामिल किए गए थे जिसमें 200 सफ़हात पर मुश्तमिल चालान चंद रोज कबल पेश किया गया था। अदालत ने दोनों मुजरिम आबिद अली मलही और शफकत को सजाए मौत सुना दी है। इस वक्त इसी मामले पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अजहर सदीकी। मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी अजहर सदीकी, बताइएगा, माहिर कानूनी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा अजहर के मुल्ज़िमान को फांसी की सजा सुना दी गई है। देखिए, बुनियादी तौर पर आपको पता है ये सितंबर 9 रात का वाकया है 2020 का और इसमें 2 मुल्ज़िमान जिनको सजाए मौत सुनाई गई है, जायदाद भी जब्त है, साथ जुर्माना भी किया गया है। उसके अलावा डकैती वाले वाक़े के अंदर भी 14-14 साल की सजा सुनाई गई है। बड़ी लंबी इसमें गिरफ्तार करने के लिए महीना लग गया था। अमजद मलिक काबू नहीं आता था, छलावा हो गया था। फिर इनके रिमांड हुए। रिमांड के बाद पर्दे जुर्म गालबन फरवरी में आयद हुई थी, तो फरवरी मार्च में 25 शहादतें रिकॉर्ड करने के बाद सजाए मौत सुना दी। बड़ा आसान कदम है, क्रेडिट जाता है अदालतों को, क्रेडिट जाता है प्रोसिक्यूशन टीम को और अब अगला जो मरहला शुरू होना है कि यहाँ से सजा सुनाने के बाद आपको पता है ये जेल के अंदर सारा ट्रायल कंक्लूड हुआ है। कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में मामला जाना है। वो पता नहीं अपने जो प्रोसीजर है वो साल वाइज जाती हैं चीजें, लेकिन इस वाले केस को मेरा ख्याल है टॉप प्रायोरिटी पर रखकर पहले इसका फैसला कर दिया जाए हाई कोर्ट की हद तक भी। आगे फिर अपील की जो रेमेडी है तो उसके बाद अपील की रेमेडी अवेलेबल है तो वो भी फौरी तौर पर 6 माह के अंदर कंप्लीट कर दिया जाए। फिर रैम की अपील भी जो कि सदर के पास है, लेकिन दहशतगर्दी के मुकदमात में सदर पाकिस्तान रहम नहीं सुनते और नहीं देखते। दूसरा जो इसका एलिमेंट है वो देखने वाला ये है कि यानी कॉल की थी, ना पुलिस आई, ना मोटरवे ने उधर डाल दिया, जुरिडिक्शन का मसला आ गया, हल्के का मसला आ गया। और अब होना ये चाहिए, वैसे तो इसमें केमिकल कास्ट्रेशन का केस है, सजाए मौत की पब्लिक हो नहीं सकती है, कोई कानून में गुंजाइश नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा था, ऐलान किया था, लेकिन वो कानून अब नहीं बनाया था। जरूरत समझ की एक तो उस कानून पे काम किया जाए। तीसरा ये है कि तमाम एजेंसीज का यानी ऐसे वाकया जो इमरजेंसी में रिपोर्ट होती है इसमें लाजमी नहीं है कि पुलिस को कॉल जानी चाहिए। किसी भी इदारे में कॉल चली जाए और सारा इकट्ठे इंटरकनेक्टेड हो और उसमें कानून साजी हो सकती है। 18वीं तरमीम ने काफी तबाही की है। उसको ऐसे वाकया जब पब्लिक में ही हाईलाइट होते हैं तभी क्यों इन पे कुव्वतें लगाई जाती हैं ऐसे केसेस पे? देखिए, बुनियादी तौर पर वजह यही है कि ऐसे वाकयात में अभी रुक नहीं रहे। ये तो वाकया रुकना चाहिए, ये तो आप प्राइम एग्जांपल बना के आप इसको सजा दे देंगे इसको, लेकिन इनको रोकथाम के लिए अवेयरनेस करने की बेहतर जरूरत है। केमिकल कास्ट्रेशन का जो कहा था केस, वो कानून बनाने की जरूरत है। तमाम इदारों को, एजेंसियों को एक पेज पे लाने की जरूरत है। यानी इनको नैब में भी अगर दरखास्त है, नैब तक इन्फॉर्मेशन आ जाए, FIA तक इन्फॉर्मेशन आ जाए, ये सेल सारे एक्टिव होने चाहिए, एक दूसरे की तरफ मुंह की तरफ ना देखें, फौरी तौर पर एक्शन लें। और सिस्टम ऐसा इनबिल्ट होना चाहिए कि मुतलबा महकमे के पास खुद चला जाए, यहाँ पर एरिया वाइज, हल्का वाइज यानी जुरिडिक्शन का इशू ना हो और उस पर फौरी एक्शन हो। और अगला जो काम है
कि इसमें जिनकी कोताहियां थी, वो चाहे पुलिस वाले हैं या मोटरवे पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ क्या काम किया, महकमाना कार्रवाई क्या हुई है, वो सामने आनी चाहिए। और साथ साथ 155C के तहत मुकदमा उनके खिलाफ को दर्ज हुआ तो जो पुलिस वाले कसूरवार थे उनको क्या सजाएं दी हैं, वो भी चीजें सारी सामने आनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप क्या देखते हैं कि क्या कानून में अमेंडमेंट की जरूरत है? जी बिल्कुल, कानून में अमेंडमेंट की जरूरत है। इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए तभी ये व्हाट्सएप करिए, और ये तब तक आप नहीं करेंगे तब तक हालात सामने नहीं आ सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीकी आपका। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप हमें बता रहे थे कि मोटरवे ज्यादती केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुजरमों को सजाए मौत सुना दी है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद मोटरवे ज्यादती केस का फैसला 18 मार्च को महफूज किया था, जो आज सुनाया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने कैंप 6 लाहौर में मोटरवे ज्यादती केस का फैसला सुनाया। केस के चलान में कुल 35 गवाहों के बयानात शामिल किए गए थे। 200 सफात पर मुश्तमिल चलान चंद रोज कबल पेश किया गया था। अदालत ने दोनों मुजरिम आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत सुना दी है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि दोनों मुलजिमों को सजाए मौत सुना दी गई है। मोटरवे ज्यादती केस का ये मामला था जिसमें इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुजरिमों को सजाए मौत सुना दी गई है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद मोटरवे ज्यादती केस का फैसला 18 मार्च को महफूज किया था, जो आज सुना दिया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने कैंप जेल लाहौर में मोटरवे ज्यादती केस का फैसला सुनाया है। ये जो वाकया 2020 में पेश आया था, जिसका फैसला आज मार्च में सुनाया गया है। गवाहों के बयान शामिल किए गए हैं, जिसमें 200 सफहात पर मुश्तमिल चलान चंद रोज कबल पेश किया जाएगा। अदालत ने दोनों मुजरिम आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत सुना दी है। आपको आगाह कर रहे हैं कि सितंबर 2020 में मोटरवे पर पेश आने वाले हादसे में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुजरिमों को सजाए मौत सुना दी है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद मोटरवे ज्यादती केस का फैसला 18 मार्च को महफूज किया था, जो आज सुनाया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने कैंप जेल लाहौर में मोटरवे ज्यादती केस का फैसला सुनाया। केस के चलान में कुल 35 गवाहों के बयान शामिल किए गए, जिनमें 200 सफात पर मुश्तमिल चलान चंद रोज कबल पेश किया गया था। अदालत ने दोनों मुजरिम आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत सुना दी है। आपको आगाह कर रहे हैं कि मोटरवे पर पेश आने वाले हादसे में सियालकोट मोटरवे पे पेश आने वाले हादसे में ज्यादती केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुजरिमों को सजाए मौत सुना दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो से नून लीगी रहनुमा शाहिद काकान अब्बासी की मुलाकात हुई। NA 249 ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। शाहिद काकान अब्बासी ने ज़िमनी इंतखाबात में लीगी उम्मीदवार के लिए हमायत मांग ली। PTI से मुशावरत के बाद आगाह करूंगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का शाहिद काकान अब्बासी को जवाब उन्होंने जवाब दिया कि रहनुमा पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से नून लीगी रहनुमा शाहिद काकान अब्बासी की मुलाकात हुई। NA 249 ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। शाहिद काकान अब्बासी ने ज़िमनी इंतखाबात में लीगी उम्मीदवार के लिए हमायत मांग ली। पार्टी से मुशावरत के बाद आगाह करूंगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का शाहिद काकान अब्बासी को जवाब। अब आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। मोमिन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं वजीर आजम इमरान खान ने खुद को घर में करंतना कर लिया है। वजीर आजम की तबीयत चंद रोज कबल नासाज हुई। इमरान खान ने 2 रोज कबल वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीन से कबल ही वजीर आजम को इन्फेक्शन हुआ था। इमरान खान को हल्की खांसी और बुखार की अलामत है। वजीर आजम सरकारी अमूर घर से सर अंजाम देंगे। 100 टेस्टों में से जो किए जाते हैं उनमें से कितने जो हैं वो पॉजिटिव आते हैं, ये शरह भी हम रोज़ देखते हैं। और ना सिर्फ मुल्क भर के लिए देखते हैं बल्कि शहर बाय शहर और प्रोविंसेस और मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से भी देखते हैं। तो इस शरह में भी एक लगातार इजाफा आया है। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले चंद दिनों में ही ये डबल हो गया है। 4.5% से लेकर बढ़ के अब ये तकरीबन 9.5% के करीब आ चुका है। अब ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है
क्योंकि जब भी ये केसेस बढ़ें और ये पॉजिटिविटी की शरह बढ़े तो तशवीश ये होती है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे फिर दबाव आना शुरू हो जाता है, एडमिशन्स बढ़ जाती हैं, दाखिल मरीज़ों की तादाद बढ़ जाती है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनकी तादाद बढ़ जाती है और ये बोझ और दबाव इस वक्त वाज़े तौर पे हमारे हस्पतालों में नज़र आ रहा है। ये ख़ास तौर पे पंजाब के बड़े शहरों में है, इस्लामाबाद में है, कुछ पेशावर में है, दीगर शहरों में भी है, कराची में भी है, लेकिन इसका जो ज़्यादा ज़ोर है इस वक्त वो हमें पंजाब में और कराची और पंजाब के शहरों में दिख रहा है। लेकिन इसमें ये भी कहने की बात ज़रूरी है कि ये हम एक मुल्क हैं और ये बीमारी एक जगह से दूसरी जगह हमें इसकी जो तब्दीली है बड़ी जल्दी नज़र आ जाती है। सो इसलिए ये मौका है इंतहाई एहतियात का और हमने कुछ दिन पहले कुछ इंतज़ामी अमूर, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, बंदिशें उनका ऐलान किया था। कुछ का ताल्लुक तालीमी इदारों से था, कुछ का ताल्लुक सोशल या रेस्टोरेंट एक्टिविटी या रेस्टोरेंट से था, कुछ का ताल्लुक शादी ब्याह से था। अमूमी तौर पे इन सारी चीज़ों का जो मरकज़ था वो ये था कि जहाँ लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं और ख़ास तौर पे बंद और तंग माहौल में इकट्ठे होते हैं, जहाँ हजूम और रश ज़्यादा होता है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बंदिश लगाई जाए। उधर असद उमर कहते हैं वजीर आजम को वैक्सीन लगने से पहले इन्फेक्शन हो चुका था। वजीर आजम ने जुमा को कोरोना सूरत हाल के बायस जलसे मनसूख किए थे। वजीर आजम से जो लोग 2 से 3 रोज राब्ते में रहे उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर बुनियादी तौर पर बरतानिया से आए वायरस के बायस है। पहले से मुतासिरा शख्स को दूसरी बार भी कोरोना हो सकता है। वजीर आजम को कोरोना अलामत जाहिर होने वाले दिन वैक्सीन लगाई गई थी। जनूबी अफ्रीका, ब्राजील से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी लगा रहे हैं। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि वजीर आजम कोरोना का शिकार हुए तो वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं थी। वजीर आजम को वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगे 2 रोज हुए हैं। किसी भी वैक्सीन के कारआमद होने के लिए ये कम वक्त है। एंटीबॉडीज दूसरी बार वैक्सीनेशन के 2 से 3 हफ्ते बाद बनना शुरू होती हैं। आपको बता रहे हैं कि वजीर आजम कोरोना का शिकार हुए तो वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं थी। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं थी जब वजीर आजम को वैक्सीन लगाई गई। वजीर आजम को वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगे 2 रोज हुए हैं। किसी भी वैक्सीन के कारआमद होने के लिए ये कम वक्त है। एंटीबॉडीज दूसरे बार वैक्सीनेशन के 2 से 3 हफ्ते बाद बनना शुरू होती है। नाज़रीन, कोरोना के बाद जारी एसओपीज और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर। मूजी वायरस 24 घंटों में मजीद 42 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अम्बात 13,799 हो गई। मजीद 3,876 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6,23,135 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,59,770 सेहतयाब, 27 मरीज जेर इलाज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन इदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,876 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,95,070, सिंध में 2,62,796, खैबर पख्तूनख्वा में 78,653, बलोचिस्तान में 19,306, गिलगित बल्तिस्तान में 4,960, इस्लामाबाद में 50,843, जबकि आज़ाद कश्मीर में 11,483 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। उधर इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। आज और कल मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। अशाए खुरोनोश की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स खोलने की इजाजत होगी। रात 10 बजे के बाद आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। आपको इस्लामाबाद से आगाह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी गुज़श्ता 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। आज और कल मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। अशाए खुरोनोश की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स खोलने की इजाजत होगी। रात 10 बजे के बाद आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी होगी।
दुनिया भर में कोरोना से 27,13,000 हलाकतें हो चुकी हैं। 12,28,00,000 मरीज। अमेरिका में 5,54,000, ब्राजील में 2,90,000, भारत में 1,59,594, मैक्सिको में 1,97,219, रूस में 94,260, फ्रांस में 91,700, बरतानिया में 1,26,000 और सऊदी अरब में 6,596 अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,54,104 तक पहुंच गई है, जबकि 3,42,05,000 से ज्यादा मुतासिर हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,18,77,000 से ज्यादा हो गई है और 2,90,525 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारत में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,15,54,000 से ज्यादा है और 1,59,594 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। सबसे पहले नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ।
सबसे पहले। के बाद आपको बताएं कि सूबाई वजीर राजा यासिर हुमायूं ने कहा है कि LWMC जदीद मशीनरी के साथ एक हफ्ते में लाहौर को साफ कर देंगे। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि मियां असलम इकबाल पर कंपनी के हवाले से लगने वाले इल्जामात प्रोसीजर को नजरअंदाज करने की वजह से लगे हैं। इमरान खान करप्शन के मामले पर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। कि हम कब तक अपने मुल्क और कौम का जो पैसा है उसको इसी तरह लुटाते रहें। जो काम 1 रुपये में होना है वो इंशाल्लाह 1 रुपये में ही होगा और बेहतर तरीके से होगा। तो हम बेसिकली ये करना चाह रहे हैं। जो कुछ फैक्ट्स हैं वो ये कि 7 साल ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था उन कंपनीज़ के साथ वो ये था कि 7 साल बाद वो तमाम मशीनरी जो है वो गवर्नमेंट के हवाले करने के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो फिर जाएंगे। लेकिन उसमें आखिरी वक्त पे कोई रद्दोबदल की गई जो नैब देख रही है, तो वो मशीनरी जो है वो उस पर एक डिस्प्यूट क्रिएट किया गया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मशीनरी को फिर जब उनको नज़र आया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट शायद अब रिन्यू नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने इसकी कॉग्निजेंस ले ली है, तो फिर उन्होंने उसकी मेंटेनेंस तो बिल्कुल बंद कर दी ताकि वो कबाड़ हालत में छोड़ के जाएँ चीज़ें। तो बहरहाल अब हमने फैसला ये किया है कि 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। शॉर्ट टर्म में हमने मशीनरी हायर की है, कुछ मशीनरी को ठीक कर लिया है, और ये जो बैकलॉग क्रिएट हुआ था इन तमाम टेक्निकल मसाइल की वजह से, उस बैकलॉग को मैंने तो 1 वीक का टाइम दिया है। 1 वीक के अंदर बैकलॉग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बैकलॉग से मुराद है कि जो ये वेस्ट इकट्ठी हो गई थी इन तमाम टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, उसको किराए की मशीनरी के जरिए हम 1 हफ्ते में क्लियर कर लेंगे। और उसकी ओवरसाइट मैं खुद करूंगा, मौके पे जाके। आप मुझे मीडिया की हेल्प की भी ज़रूरत है। जिस जगह पे पता चलेगा कि नहीं हुआ, 1 हफ्ते का टाइम तो मैं दे रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद पहुँचूंगा वहाँ पे और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि वो कितनी कैसे नहीं क्लियर होता। जो अरफा करीम टावर के साथ एक बहुत बड़ा हीप था, उसको वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने क्लियर किया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कम वसाइल और जो प्रॉब्लम्स उनके बावजूद एक बड़ा ये टास्क अचीव कर लिया। हम ये लोग नई मशीनरी लेने जा रहे हैं। देखें 13 अरब तो आप साल के उनको दे रहे थे, 4 अरब में। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग से टाइम नहीं, नवाज शरीफ और इसहाक डार को मांगा है। पूरी नून लीग को कोरोना हो चुका है। मौलाना के कहने पर उनके इत्तेहादी इस्तीफा नहीं दे रहे, अब वो वज़ीर आज़म से इस्तीफा मांग रहे हैं। पूरी कौम देख रही है कि जो को एक्यूज्ड हैं आज तक वो उस हवाले से ना वो उन्हें अदालत में पेश कर रहे हैं, बल्कि आज उन्होंने एक नया पैंतरा बदला कि वो बीमार हैं, उनको कोविड हो गया। और ये जो कोरोना पूरी की पूरी नून लीग को हुआ है, वो इस वक्त जो है वो करप्शन का कोरोना जो है उसकी जद में है। तो इस वक्त बदकिस्मती से जो उन्होंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़बान इस्तेमाल की और मुसलसल उन्होंने ये बात दोहराई कि पीपल्स पार्टी ने टाइम मांगा है और इस्तीफे देने के लिए टाइम मांगा है। तो राणा सनाउल्लाह साहब, पीपल्स पार्टी ने टाइम नहीं मांगा, उन्होंने नवाज शरीफ और इसहाक डार को मांगा है और उन्होंने ये कहा है कि आप उन्हें लाएं पाकिस्तान। तो दूसरी तरफ मौलाना साहब जो जिनके कहने पे उनके इत्तेहादी इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, वो इस हुकूमत से, इमरान खान से इस्तीफ़ा मांगने पे बज़िद है। तीसरे जो बार बार जो है वो माशाल्लाह से जाली राजकुमारी जो है कहीं खो गई हैं काफ़ी दिनों से, और उनकी कनीज़ें भी जो हैं वो माना खेज खामोशी का शिकार हैं। और जब से मौलाना साहब ने मुंह फेरा है, इन सब ने सोशल मीडिया से मुंह फेर लिया है और इस वक्त जो है वो लंदन से क़यादत चलाने की जो बातें थी, वो जरदारी साहब ने ये बात जो है वो बावर करा दी है कि लंदन से जो क़यादत को रन करने और हेड करने की बातें कर रहे थे, वो कोरोना की आड़ में अब नो मोर और वर्क फ्रॉम होम।
उधर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली का मामला इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी को जारी किए गए नोटिस में कहा गया कि आपके खिलाफ नाअहली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। 22 मार्च को जाती हैसियत में या बजरिया वकील पेश हों। ECP ने दरखास्त गुजारों फरूख हबीब, कमल शोजब और मलिका बुखारी को भी नोटिस जारी किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन 22 मार्च को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात से पहले वीडियो स्कैंडल पर नोटिस जारी किए थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, इलेक्शन चोरी करने वाली हुकूमत कौन से इंतखाबी इस्लाहात लाएगी, एक ही बात है, इलेक्शन आइन के मुताबिक हो या प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो बोल सकते हैं, मशीन तो बोल भी नहीं सकती। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक मशीनों ही को उठा कर ले जाएगी तो कौन बोलेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो बोल भी सकते हैं, मशीनें तो बोल भी नहीं सकती। नैब को इस्तेमाल करती हो सियासी मकासद के लिए, जो सेनेट के पोलिंग बूथ के अंदर कैमरे लगाती हो, जो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मरोड़ती हो, गलत फैसले कराती हो, वो हुकूमत कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहती है। इलेक्टोरल रिफॉर्म तो पाकिस्तान में ये है, एक लफ्ज़ का इलेक्टोरल रिफॉर्म है कि पाकिस्तान के इलेक्शन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होंगे। ये रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, यही आइन कहता है। आप जो रिफॉर्म मर्जी कर लें, यहाँ पर तो हुकूमत प्रिजाइडिंग अफसर उठाकर ले जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उठाकर ले जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा। प्रिजाइडिंग अफसर तो फिर भी बोल सकता है, कोई गवाही दे सकता है, मशीनें क्या बोलेंगी। इसलिए ये जो एक अवाम को बेवकूफ़ बनाने की बात है, जो बदनीयती पर हुकूमत के मकासद हैं, ये कभी कामयाब नहीं होंगी। तो हम इंशाअल्लाह इन मामलात का हर जगह मुकाबला करेंगे कि आप पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपको जो हकीकत है मुल्क की, उसका जवाब देना होगा। जो इलेक्शन चोरी करता है उसको जवाब देना होगा, जो प्रिजाइडिंग अफसर उठाता है उसको जवाब देना होगा, जो सेनेट के इलेक्शनों में धांधली की कोशिश करता है उसको जवाब देना होगा। और इधर आपको बताएंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, ईद के बाद लॉन्ग मार्च करेंगे, हुकूमत को चलता करेंगे, मुल्क पर मुसल्लत टोले से कौम को निजात देंगे, कौम और मुल्क को खिदमत से आज़ादी देंगे। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि उन अदालतों से इंसाफ तब मिलेगा जब ये आज़ाद हों। जजों की निगरानी की जा रही है। PTI ने इदारों पर हमला किया, ये इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हुए। इस माहौल में कोई और रास्ता नहीं कि इस गैर आइनी टोले के खिलाफ जिदोजहद की जाए। लॉन्ग मार्च मुलतवी होने पर हुक्मरानों की खुशी देखकर हैरानगी हुई। जब उन्होंने खुशी मनाई तो लग रहा था कि उनकी नींद हराम हो चुकी थी। ऐसा लगता था कि ये किसी चोरी के छुरी के नीचे थे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि लॉन्ग मार्च का इल्तवा गलत हुआ, उसे जारी रखा जाना चाहिए था। PDM का दोबारा इजलास होगा तो ये किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। ईद से पहले उनकी कुर्बानी करेंगे। पुराने मंसूबों पर तख्तियां लगाकर क्रेडिट लिया जाता है। नून लीग के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाकर ताने देते हैं। 3 साल में आपकी क्या कारकर्दगी है, हमने अगर चोरी की है तो साबित करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल, कहते हैं, इमरान खान मान जाएं, आपने अवाम से झूठ बोला। 3 सालों में आप किसी एक मंसूबे पे कोई चोरी साबित नहीं कर सके हैं। आप बताएं, पाकिस्तान में किस हुकूमत ने 5 सालों में इससे पहले 11,000 मेगावाट बिजली लगाई थी? आप बताएं, इससे पहले 5 सालों में किस हुकूमत ने 2,000 किलोमीटर मोटरवेज बनाए थे? आप बताएं, इससे पहले कौन सी हुकूमत ने 5 सालों में 29 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी सीपैक के जरिए मुमकिन बनाई थी? आप बताएं कि इससे पहले कौन सी हुकूमत ने 500 अरब रुपया पाकिस्तान की फौज को दहशत गर्दी से 5 सालों में 46 से ज्यादा नए यूनिवर्सिटी कैंपस के मंसूबे मंजूर किए और उन पर काम किया।
आप बताएं कि इससे पहले कौन सी हुकूमत थी कि जिसने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को इतने कम अरसे में 3% से उठाकर 5.5% से ऊपर पहुंचा दिया। हमने 5 सालों में 10,000 अरब रुपए अगर कर्जा लिया तो उसके एवज हमने ग्रोथ को 3 से 5.8% पे पहुंचाया। हमने अगर 10,000 अरब इजाफी कर्जा लिया तो ये सारे तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर के और तारीख की सबसे बड़ी डेवलपमेंट करके दिखाई। अगर आपने पूछना है कि मुस्लिम लीग नून ने तरक्की की या चोरी की, तो कराची हैदराबाद मोटरवे पे सफर करने वाले